हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आज नेक्स्ट सेशन है। इसके अलावा जो भी पार्ट 1 मैंने 20 के पहले पढ़ाया है वो आप प्लेलिस्ट में जाकर वॉच कर सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपको पता है अभी एमपी पुलिस के एग्जाम आने वाले हैं, एसएससी हो गया, रेलवे, इन सब के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसके अलावा जो भी प्रीवियस सेशन है साइंस से रिलेटेड या और अदर सब्जेक्ट के, वो सारे प्लेलिस्ट में अवेलेबल मिल जाएंगे। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिले। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर क्या पूछा गया है कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम किसने प्रस्तुत किया था। इसको हम क्या कहते हैं? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम, जिसको कहा जाता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ। तो ये किसके द्वारा दिया गया था, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन में क्या है? केपलर, गैलीलियो, न्यूटन और कॉपरनिकस। तो यहाँ पर जो आंसर बन जाएगा वो क्या होगा? न्यूटन। ये किसके द्वारा दिया गया था? न्यूटन के द्वारा गया था। किस ईयर में दिया गया था ये भी आपसे पूछा जाता है। तो 1687 ईस्वी में दिया था। न्यूटन ने जो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था, उनकी एक बुक थी जिसका नाम है प्रिंसिपिया, जिसमें इन्होंने इस चीज़ के बारे में अच्छे से डिस्क्राइब किया है। तो आपसे बुक भी पूछी जाती है, तो यह याद रखना है, प्रिंसिपिया इनके द्वारा लिखी गई बुक है। और किस ईयर में दिया था? तो 1687 में सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? यहाँ पर फर्स्ट में आपको क्या दिया है? मेशान की खोज। तो मेशान की किसने की थी? हिडेकी युकावा। सेकंड है पॉजिट्रॉन एंडरसन, ये भी सही है। सूर्य व तारों की ऊर्जा का उत्पादन एस.ए. बेथे ने की थी, ये भी सही है। लास्ट है प्यूरा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? परा यूरेनियम, इसकी खोज किसने की थी? परा यूरेनियम क्या होता है? तत्व, इसका संश्लेषण जो करते हैं उसकी खोज किसने की थी? तो ये गलत है। यहाँ पर क्या आएगा? इनकी जगह पर आएगा जीटी सीबर्ग। क्या आ जाएगा? जीटी सीबर्ग, जो इसके साइंटिस्ट हैं जिन्होंने परा यूरेनियम की खोज की थी। एनरिको किसने की थी? शिकागो वाहन, जो फर्स्ट परमाणु रिएक्टर था। तो एनरिको फर्मी ने क्या किया था? जो फर्स्ट परमाणु रिएक्टर था विश्व का प्रथम, जिसका शिकागो वाहन फर्स्ट नाम है, उसकी खोज की थी एनरिको फर्मी ने। तो यहाँ लास्ट वाला आपका आंसर सही बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर सीवी रमन को किस क्षेत्र के लिए कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? और आपको पता है, आपसे ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि वो पहला भारतीय कौन है जिसको साइंस में, और वो भी भौतिक विज्ञान में यानी फिजिक्स में, क्या दिया गया? नोबेल प्राइज़। कब दिया गया था? 1930 में दिया गया था। लेकिन आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है यहाँ पर? किस क्षेत्र में कार्य के लिए दिया गया था? तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? लाइट स्कैटरिंग, या स्कैटरिंग ऑफ लाइट बोलते हैं। तो लाइट स्कैटरिंग के लिए इनको क्या दिया गया था? नोबेल प्राइज़। इनको जो बोला जाता है उसको हम क्या कहते हैं? रमन प्रभाव करके दिखाया था, जो इनकी थ्योरी का नाम रमन प्रभाव या रमन इफेक्ट कहते हैं। और ये कब दिया गया था? ये कब इन्होंने रमन इफेक्ट कराया था? 28 फरवरी 1928 को ये रमन इफेक्ट हुआ था। लेकिन अगर आपसे पूछे नोबेल प्राइज़ इनको कब दिया गया था, तो नोबेल प्राइज़ दिया गया था 1930 में। ठीक है, पहला नोबेल प्राइज़ किस भारतीय को दिया गया था साइंस में? तो 1930 को किसको दिया गया था? सीवी रमन को दिया गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ये बनेगा कि इसी जो रमन इफेक्ट इन्होंने दिया था 28 फरवरी 1928 को, तो इसी दिन हम क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस या नेशनल साइंस डे। तो नेशनल साइंस डे भी कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। आपसे पूछे किस लिए मनाया जाता है, तो ये रमन इफेक्ट जो रमन के द्वारा दिया गया था उस चीज़ के लिए इसको स्टार्ट किया गया था, और इनको नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था 1930 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, एक व्यक्ति का भार किस स्थान पर न्यूनतम होगा? तो किसी भी व्यक्ति का भार जो न्यूनतम होगा किस पर होगा? उत्तरी ध्रुव यानी नॉर्थ पोल, चुंबकीय उत्तरी ध्रुव, या फिर विषुवत रेखा या पृथ्वी के केंद्र में। तो आपको पता है पृथ्वी के केंद्र में तो हम क्या मानते हैं कि इसका बल क्या होता है? ये कोई प्रैक्टिकली प्रूफ नहीं है, लेकिन क्या माना जाता है कि 0 होता है। अब यहाँ पर आपसे पूछा है कि न्यूनतम यानी कि मिनिमम कहाँ पर होगा। तो आपको पता है यहाँ पर क्या होते हैं? पोल्स होते हैं। पोल मतलब जो ध्रुव कहते हैं। तो ये क्या होता है आपका? नॉर्थ, ये होता है साउथ पोल। और बीच में क्या होती है आपकी? इक्वेटर, जिसको भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं। तो यहाँ पर जो ग्रेविटी होती है वो क्या होती है? मिनिमम। और मैक्सिमम कहाँ होती है? पोल्स पर, चाहे नॉर्थ पोल की बात करें या फिर साउथ पोल की बात करें। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर कोई भी पर्सन यहाँ से विषुवत रेखा से कहाँ पर, भूमध्य रेखा से कहाँ पर जाए? नॉर्थ पोल या साउथ पोल पर, तो उसकी ग्रेविटी पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो उसकी ग्रेविटी पर क्या प्रभाव पड़ता है? उसकी ग्रेविटी इंक्रीज होती है। लेकिन अगर उल्टा हो, पोल से वो कहाँ आए, पोल से आए वो इक्वेटर पर, तो उसकी क्या होगी? कम होगी, यानी मिनिमम हो जाएगी। मैक्सिमम कहाँ होती है? पोल पर होती है।
तो यहाँ पर न्यूनतम पूछा है, तो न्यूनतम आंसर क्या हो जाएगा आपका विषुवत रेखा, जिसे भूमध्य रेखा भी कहते हैं। भूमध्य रेखा इक्विनॉक्स या फिर इक्वेटर भी कहा जाता है। क्या कहते हैं, इक्वेटर पर क्या होती है, मिनिमम होती है, और जीरो कहाँ होती है, सेंटर में होती है। भार क्या होता है, भार होता है mg, यानी मास का जब इंटू किसके साथ हो जाए, ग्रेविटी के, तो उसको हम क्या कहते हैं, भार। कभी भी मास चेंज नहीं होता है, द्रव्यमान किसी भी व्यक्ति का अगर चेंजेस आता है तो वो किस में आता है, भार में। ये भी आपको याद रखना है। कृत्रिम सैटेलाइट के अंदर व्यक्ति भारहीन महसूस करता है। जो भी कृत्रिम सैटेलाइट होती है उसके अंदर व्यक्ति क्या होता है, भारहीन महसूस करता है, यानी वेटलेसनेस की कंडीशन जो होती है, क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण बल, ये आपको आंसर बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन में क्या है, उस स्थान पर शून्य हो जाता है, चंद्रमा के आकर्षण बल द्वारा संतुलित किया जाता है, या अभिकेंद्र बल के समान होता है जिसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, या फिर सैटेलाइट की विशेष डिजाइन के कारण प्रभावहीन हो जाता है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या बनेगा, फर्स्ट, उस स्थान पर क्या होता है, उस स्थान पर ये शून्य हो जाता है, क्या, पृथ्वी का आकर्षण बल। इसीलिए कृत्रिम सैटेलाइट के अंदर व्यक्ति को क्या महसूस होता है, भारीन, यानी उसको लगता है कि हमारा कुछ भी भार नहीं है। भार को क्या कहते हैं, वेट। अभी आपको फॉर्मूला बताया था क्या होता है, mg, यानी मास के साथ ग्रेविटी का मल्टीप्लाई। ग्रेविटी की वैल्यू क्या होती है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बदलने की क्रिया, यहाँ पर सीधा क्वेश्चन आपसे पूछा है, यानी कि जब सॉलिड सीधे किस में चेंज हो जाए, वेपर में। तो सॉलिड यानी कि ठोस किस में चेंज हो जाए, ये भी लिखा रहता है कि ठोस सीधे कहाँ चेंज हो जाए, वाष्प में, यानी बिना लिक्विड में चेंज हुए। तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन को क्या कहते हैं इंग्लिश में, सब्लिमेशन। तो ये वो प्रोसेस होती है जब कोई भी ठोस पदार्थ सीधे किस में चेंज हो जाए, वाष्प में चेंज हो जाए, तो उसको कहा जाता है सब्लिमेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का तापमान दर्शाया गया है। तो यहाँ पर 310.15 केल्विन, 308.6, और यहाँ पर क्या है 305.15 और 200.20। तो यहाँ पर आंसर क्या बनेगा, क्योंकि केल्विन में पूछा है तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या होगा आपका राइट आंसर, कि किसी भी मनुष्य का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, 310 केल्विन। वहीं पर अगर आपसे पूछे फ़ारेनहाइट में कितना होता है, आपको ये भी याद रखना है, कभी भी केल्विन के ऊपर डिग्री का साइन नहीं आता है, चाहे वो डिग्री सेल्सियस हो या फ़ारेनहाइट, तो दोनों में डिग्री का साइन आता है, लेकिन केल्विन में नहीं आता है। तो यहाँ पर अगर आपसे किस में पूछ लें कि फ़ारेनहाइट में कितना होता है, तो 97.5 या फिर यहाँ पर 98.4 या 6 भी लिखा रहता है, ये किस में होता है, फ़ारेनहाइट में। और डिग्री सेल्सियस पूछे तो 37 डिग्री सेल्सियस आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो आपको क्वेश्चन में तापमान अगर केल्विन में दिया है तो ही आपको 310 लगाना है, अदरवाइज अगर फ़ारेनहाइट में दिया है तो 97.5 या 98 या फिर 37 डिग्री सेल्सियस, अगर डिग्री सेल्सियस में पूछा है तो। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किसने दिया था, ये आपको बताना है। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किसने दिया था, तो यहाँ पर जो आपका आंसर बनेगा, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किसके द्वारा दिया गया था, तो ये बताना है, कार्य संरक्षण के लिए दिया गया था, किताब की ऊर्जा की तरंग संरक्षण। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, एनर्जी कंजर्वेशन। इंग्लिश में क्या कहेंगे, एनर्जी कंजर्वेशन। कंजर्वेशन लॉ क्या होता है, कंजर्वेशन लॉ का मतलब ये होता है कि ना तो हम यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, एनर्जी की बात कर रहे हैं, यानी ऊर्जा की बात कर रहे हैं, यानी कि वो संरक्षण का वो लॉ जिसमें क्या होता है, ये बताया गया है कि ना तो एनर्जी को वेस्ट कर सकते हैं और ना ही हम क्रिएट कर सकते हैं। एनर्जी किसी भी तरह से वेस्ट या क्रिएट नहीं होती, इसका क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है, यानी इसका रूपांतरण होता है। तो ये किस में दिया गया था, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम में इस अवधारणा की पुष्टि की गई थी, ये आपको याद रखना है। अगर आप कार में जा रहे हैं, यदि आसमान से बिजली गिरने वाली हो तो सुरक्षित रहने के लिए आप क्या काम करेंगे, तो यहाँ पर सीधा सा ऑप्शन कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही होगा, क्योंकि हम क्या करेंगे, कार की खिड़कियाँ बंद कर लेंगे। ये आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है ना, ये एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। सेकंड वाला तो होगा नहीं, कार की खिड़कियाँ खोल दें, क्योंकि यहाँ पर किसकी बात करी, बिजली गिरने की। कार से उतरकर नीचे बैठ जाएंगे, कार से ऊपर बैठ जाएंगे, तो ये सारे आंसर तो वैसे ही गलत हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, नाभिकीय आकार को व्यक्त करने के लिए, यानी कि जो न्यूक्लियस का साइज है उसको व्यक्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पर क्या होगा आपका फर्मी मात्रक। क्योंकि आपको पता है जो न्यूक्लियस का साइज होता है वो 10⁻⁻15 मीटर होता है, ठीक है, ये क्या होता है न्यूक्लियस का साइज। तो आपसे साइज भी पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाभिकी का आकार है, तो यहाँ पर आ गया नाभिकी का आकार, अभी आपको बता दिया कितना होता है, 10⁻9 मीटर। सॉरी, यहाँ पर ये गलत हो जाएगा, आपका आंसर कौन सा होगा, 10⁻⁻15
15 मीटर लास्ट वाला होगा। ये क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर, अभी बताया था। और ये तो मीटर में दिया है, अगर आपसे सेंटीमीटर में पूछेंगे तो क्या हो जाएगा 10⁻13 सेंटीमीटर, क्योंकि 100 का क्या कर देंगे हम डिवाइड। ठीक है, तो नाभिकीय आकार, और इसको हम क्या कहते हैं फर्मी मात्रक। ठीक है, ये फर्मी सिंबल करते हैं अगर किसी की पावर 10⁻−15 मीटर आती है तो एक पार्सेक में। और यहाँ पर एक चीज़ और जान लीजिए, जो 10⁹ मीटर होता है ये किसका होता है, परमाणु का होता है, जिसको हम क्या कहते हैं नैनोमीटर। तो ये कुछ चीज़ें भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, एक पार्सेक में कुल कितने प्रकाश वर्ष होते हैं। तो एक पार्सेक में कुल कितने प्रकाश वर्ष होते हैं, तो यहाँ पर आपका जो आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा 3.26 वर्ष। तो यहाँ पर जो आंसर बन जाएगा वो कितना होगा 3.26 वर्ष, ये आपको याद रखना है। यहाँ पर ये क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई होती है ये भी याद रखना है, तो ये दूरी की होती है। दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है, पार्सेक होता है, ये आपको याद रखना है। प्रकाश वर्ष भी होता है, पार्सेक भी होता है, ये सारी दूरी की यूनिट होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, नौ संचालकों द्वारा। नौ संचालकों मतलब जो साउंड नेविगेशन वो उनके द्वारा दिया जाता है। तो सोनार का जैसे कोई पानी के अंदर जाते हैं तो उनको इंडिकेट करने के लिए, उनकी डायरेक्शन को शो करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है सोनार का। सोनार का कई बार फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जाता है एग्जाम में, तो इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग, ये होता है इसका फुल फॉर्म, जो कि आपको एग्जाम में पूछा जाता है, ये आपको याद रखना है। तीसरी चीज़, यहाँ पर कौन सी तरंगे निकलती, तो ये भी आपको याद नहीं, कौन सी होती हैं, पराश्रव्य तरंगे। आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है, सोनार द्वारा निकलने वाली तरंग का नाम बताओ। तरंग यानी कि जो वेव्स निकलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, पेट अथवा शरीर के अन्य आंतरिक अंगों के निरीक्षण के लिए प्रयुक्त तकनीकी जो इंडोस्कोपी की जाती है, इंडोस्कोपी यानी जो दूरबीन से जांच की जाती है, उसके लिए आपको बताना है किस पर आधारित है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन या फिर ध्रुवण। ये क्या हो जाएगा ध्रुवण। तो यहाँ पर जो आपका आंसर बनेगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जिसको हम क्या कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो इंडोस्कोपी किस पे बेस्ड है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, जिसके माध्यम से पेट या शरीर के अन्य आंतरिक भागों को निरीक्षण के लिए इस टेक्निक का यूज किया जाता है। तो ये आपको क्या करना है, याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, रिकॉर्ड करने और रिकॉर्ड की हुई डिटेक्शन को पुनः रिप्रोड्यूस करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, वो ऑपरेटिस का नाम बताना है। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, रिकॉर्ड करना या रिकॉर्ड की हुई डिटेक्शन को पुनः से रिप्रोड्यूस करना है, तो उसके लिए कौन सा उपकरण इस्तेमाल किया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डिक्टाफोन। क्या हो जाएगा, डिक्टाफोन। ऑडियोफोन ध्वनि को मापने के लिए होता है, ठीक है। माइक्रोफोन, आपको पता है माइक्रोफोन क्या करता है, माइक्रोफोन एक होता है क्या आपका लाउड स्पीकर। तो लाउड स्पीकर क्या करता है, साउंड एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और ये क्या करता है, साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ये भी आपको याद रखना है। ब्रह्मांड प्रसारित हो रहा है, यानी कि ब्रह्मांड जो है जिसको हम क्या कहते हैं कॉस्मोसिस, ये क्या हो रहा है, एक्सपांड हो रहा है। यह प्रमाण जो दिया गया था वो किस साइंटिस्ट के द्वारा सबसे पहले दिया गया था, ये बताना है आपको आंसर। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, एडविन हब्बल। थोड़ा सा हम इसको डिस्क्राइब कर लेते हैं ऑप्शन को। आपको पता है न्यूटन को तो आपको बता दिया था कि न्यूटन ने क्या दिया था, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम 1687 में प्रिंसिपल ऑफ बुक में उन्होंने डिस्क्राइब किया। गैलीलियो ने क्या किया था, गैलीलियो का भी इन्होंने क्या दिया था, गैलीलियो ने सबसे पहले जड़त्व का नियम दिया था। जड़त्व का नियम यानी कि लॉ ऑफ इनर्शिया किसके द्वारा दिया गया था, वो इनके द्वारा दिया गया था, गैलीलियो की। अगर आपसे पूछे जड़त्व का नियम सबसे पहले मतलब डिस्क्राइब किसने किया था, तो गैलीलियो ने, जिन्होंने सबसे पहले जड़त्व का नियम को यूज़ किया था। नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, कॉपरनिकस। तो आपको पता है कॉपरनिकस ने क्या बताया था, कॉपरनिकस ने बताया था हीलियोसेंट्रिक, यानी कि सूर्य जो है ब्रह्मांड का केंद्र है, यानी ब्रह्मांड के केंद्र में कौन है, सूर्य है, ये बताया था। ब्रह्मांड के केंद्र बिंदु कौन सा है, सूर्य है, और जो पृथ्वी है ये केंद्र के बाहर है, ये किसने बताया था, सबसे पहले कॉपरनिकस ने बताया था। ग्रहों की गति का नियम केपलर द्वारा दिया गया था, ये भी आपको याद रखना है। जब मैक संख्या 1 हो तो ध्वनि क्या कहा जाता है, तो ध्वनि को क्या कहा जाता है, ये आपको बताना है। तो मैक संख्या क्या होती है, मैक संख्या मैं आपको बता दूं ये कैसी होती है, एक बीमाहीन राशि होती है, यानी इसका कोई भी मात्रक नहीं होता है। बीमाहीन राशि यानी कि यूनिट लेस, ठीक है। तो ध्वनि को क्या कहा जाता है, अगर जब मैक संख्या 1 हो तो,
मैक संख्या, यहाँ पर मैक जो संख्या है, मैक नंबर कितना हो, 1 हो, तो ध्वनि को क्या कहा जाता है, यहाँ पर आंसर बताना है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर बनेगा वो क्या हो जाएगा, ध्वनि, यानी कि साउंड को बोलेंगे। तो मैक संख्या क्या होती है आपको बता दूं, जो मैक संख्या होती है इसमें क्या करते हैं, ध्वनि को मेज़र करते हैं, और इसका फॉर्मूला जो होता है वो कितना होता है कि ताप के साथ दाब जितना भी हो उसको प्लस कर दो और डिवाइड किससे कर देंगे, उसकी स्पीड से, यहाँ से निकलती है मैक संख्या। इसका फॉर्मूला भी आपसे पूछा जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, ग्रहों की गति का नियम किसने दिया था, तो अभी आपको बताया था किसने दिया था, केपलर ने बताया था। कोपरनिकस ने क्या बताया था, कोपरनिकस ने ये बताया था हीलियोसेंट्रिक थ्योरी, यानी क्या दिया था, हीलियोसेंट्रिक थ्योरी। आपको पता है कि जो सन में क्या है, हीलियम और हाइड्रोजन का संयोजन है, जिसकी वजह से उसको हम किस कैटेगरी में रखते हैं, नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन, ठीक है। यहाँ पर कोपरनिकस ने क्या बताया कि जो सूर्य है ना वो ब्रह्मांड का क्या है, केंद्र है। इसके द्वारा जो बॉन्ड से जुड़े होते हैं, इनमें 2 बॉन्ड होते हैं, एक हाइड्रोजन और हीलियम का बॉन्ड होता है, और पृथ्वी क्या होती है, केंद्र से बाहर होती है। ये किसने बताया था, ये कोपरनिकस ने बताया था। गैलीलियो ने क्या बताया था, जड़त्व का नियम दिया था। ग्रहों की गति का नियम केपलर ने दिया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया। यहाँ से आपको 3 क्वेश्चन बता दिए, तीनों आपको याद रखने हैं। गति के नियम किसने दिए थे, तो पता ही है, न्यूटन ने दिया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गति के कितने समीकरण, तो ये भी ऑलरेडी मैंने, और इसकी क्वेश्चन पर बेस्ड मैंने आपको न्यूमेरिकल भी करवाई है, वो आपको प्लेलिस्ट में अवेलेबल वीडियो मिल जाएगी, तो आप वहाँ से वॉच कर सकते हैं। तो ये आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। जैसे कुछ चीज़ें जो है, जैसे आपको क्या बताया था कि कोई भी चीज़ अगर सॉलिड से लिक्विड में जा रही है ना, कुछ चीज़ें हम जान लेते हैं, अगर सॉलिड से सीधे कोई भी चीज़ किस में चेंज हो रही है, गैस में, तो इसको हम क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपतन, यानी कि सब्लिमेशन कहते हैं। लेकिन वहीं पर अगर आपसे पूछा जाए कि अगर कोई भी चीज़ जैसे गैस से किस में जा रही है, सॉलिड में जा रही है, तो इसको हम कहते हैं हिमीकरण, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, हिमीकरण। तीसरी चीज़ आपको क्या याद रखनी है, टेलीफोन के आविष्कारक कौन है। और यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में आपका आया था एक वर्ड, क्रायोजेनिकी। क्रायोजेनिकी क्या होता है, तो क्रायोजेनिकी क्या होता है, रॉकेट में भरा जाने वाला ईंधन होता है। ये भी आपको याद रखना, ये क्या होता है, रॉकेट में भरा जाने वाला ईंधन, रॉकेट में भरा जाने वाला ईंधन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है। और नेक्स्ट आपको यहाँ पर याद रखना है कि जो ईंधन भरा जाता है उसके साथ हाइड्रोजन के साथ क्या मिलाई जाती है, ऑक्सीजन। नेक्स्ट यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं कि अगर आपको सही समय, अनुचुंबकी का एग्जाम्पल, अनुचुंबकी का एग्जाम्पल क्या होता है, अनुचुंबकी का एग्जाम्पल होता है क्रोमियम। ये भी कई बार पूछा गया है। और अगर आपसे पूछे सही टाइम को, सही समय को चेक करने के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, तो उसको करते हैं क्वार्ट्ज घड़ी का। किसका करते हैं, क्वार्ट्ज घड़ी होती है, उसका सही समय को ज्ञात करने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिले। तो आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।